तो भाई अब देखें चैप्टर क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सही है। तो सबसे पहले जो मैटर है, सही है, उसको जो है वो हम समझ लेते हैं, सही है। अब जल्दी से जो है वो मुझे आप ये बताएं कि भाई आप क्या जानते हैं कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। एनीवन, कोई भी जो है बच्चा मुझे बताए कि भाई उसके पास मैटर के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट मौजूद है, व्हाट इज मैटर। सही है। और जुनैद ने जो है वो एक अच्छा सा आंसर दिया है, ठीक है भाई। जुनैद ने दिया है और आजिब ने भी दिया है, ठीक है, कि भाई एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और आयजा तंजील ने भी दिया, ठीक है। तो भाई मैटर को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं, सही है, तो उसके लिए भाई ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो काफ़ी है, ठीक है। और वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है भाई, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सही। अशरा ने भी यही आंसर दिया है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो भी हमारे अराउंड मौजूद है, जिसका कोई ना कोई मास भी है, सही है, और उसने कोई ना कोई जगह, सही है, ऑक्यूपाई भी की हुई है, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है, सही है। और बिल्कुल चले जाए जो हमने अपना कोर्स शुरू किया था, तो वो भी मैटर से ही हमने शुरू किया था, अगर आपको याद हो, सही। तो उसमें भी हमने मैटर को ही समझा था, सही, कि भाई मैटर क्या होता है। तो उसमें हमने जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझी तो हमने बोला था भाई स्टडी ऑफ मैटर से ही केमिस्ट्री कहलाती है, कि जब हम मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, सही, तो ये हमारे पास जो ब्रांच ऑफ साइंस है, इसी को हम केमिस्ट्री भी कहते हैं, सही। तो अब अगर आप अपने अराउंड ज़रा एक दफ़ा जो है वो नज़र घुमाएं, सही है, तो आपके अराउंड आपको हर चीज़ में ये दोनों खसूसियात जो है वो मिलेंगी, सही। यानी कि उसके पास जो है वो मास भी होगा, सही है, और उसके पास जो है वो क्या नाम है, उसने कोई भी जो है स्पेस है, कोई जगह जो है वो भी घेरी होगी, सही। अपने अराउंड आप जितनी भी चीज़ें देखें, सही है, कोई लाइट है, कोई शर्ट टंगी हुई है, कोई मिरर लगा हुआ है, कोई दरवाज़ा है, सही, आपके शूज़ पड़े हुए हैं, आप हर चीज़ को अगर देख लें तो आपको हर चीज़ में यही चीज़ नज़र आएगी कि भाई उसका कोई ना कोई मास है और उसने कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऐसा है क्या, नहीं है, सही। तो इसका मतलब ये है कि भाई चूंकि स्टडी ऑफ मैटर ही केमिस्ट्री कहलाती है, तो इसका मतलब है कि आप तो केमिस्ट्री से घिरे हुए हो, सही है। यानी कि आपके अराउंड जो है वो हर चीज़ के अंदर जो है वो केमिस्ट्री मौजूद है, सही है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हो, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो, बेसिकली आप वहाँ पे मैटर को स्टडी कर रहे हो, और मैटर की स्टडी ही केमिस्ट्री कहलाती है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मैटर है, ठीक है, इसमें क्या नाम है, इसकी जो क्या बोलते हैं भाई, टाइप्स हैं, सही है। मैटर की अगर हम टाइप्स के हवाले से बात करें तो कौन कितने कितने हमारे पास टाइप्स है, अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉरी, सही। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर हम जानते हैं, सही है। एनीवन, भाई स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, है भाई, एनीवन। तो भाई हमारे पास जो, सही, गुड, आजिब का आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई हमारे पास यहाँ पे, सही, जुनैद ने भी आंसर दिया है और आजिब ने भी आंसर दिया है, और आंसर है भाई कि भाई 4, ठीक है। कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सही है, आजिब ने बोला है वो 4 अगर प्लाज्मा को मिला लें। लेकिन अगर हम BEC जो कि हमारे इसी कोर्स का हिस्सा भी है, उसको भी अगर हम मिला लेते हैं तो टोटल हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हो जाती हैं भाई, सही, हमारे पास हो जाती हैं यहाँ पे 5, ठीक है। अच्छा, अगर हम फंडामेंटल जो है वो फंडामेंटल के हवाले से बात करें तो फंडामेंटली हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर स्टेबल होती हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, सही है। वो हमारे पास कौन सी है भाई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल जो कि नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर स्टेबल होती हैं, सही है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, सही है, और दूसरी हमारे पास क्या है भाई, लिक्विड है, सही है, और तीसरी हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, गैस है, ठीक है। तो एट नॉर्मल कंडीशन अगर आप अपने अराउंड किसी भी चीज़ को देखते हो, सही है, तो आपको वो या तो सॉलिड नज़र आएगी, या फिर वो लिक्विड नज़र आएगी, या फिर वो गैस नज़र आएगी, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की और बीईसी की, ये एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर, यानी कि अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, सही है। और अगर हम बीईसी की बात करें तो ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होती हैं, सही है। तो इसलिए एट अ नॉर्मल कंडीशंस हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सही है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, सही है, हमारे पास जो फ़र्क है वो क्या होता है, सही है, फ़र्क होता है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, सही है। यानी कि हमारे पास अगर हम सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सही है, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कई ज़्यादा होती हैं, सही है। तो इतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता क्या है कि तमाम मॉलिक्यूल्स एंड या फिर तमाम एटम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, सही है। हाँ, ये फिजिक्स के अंदर भी आपने ये बात पढ़ी होगी, सही। तो तमाम एटम्स और तमाम मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। और जब तमाम मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, सही, तो वो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सॉलिड स्टेट कहलाती है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर, यानी कि नेग्लिजिबल होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं, सही। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, सही, तो लिक्विड में हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड में जो हमारे पास क्या नाम है, मॉलिक्यूल्स हैं, सही, वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, सही है। तो ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही फार अवे हो जाएं, सही। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बस थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, सही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं भाई, कम हो जाती हैं। अब सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम कैसे होती हैं, सही, हम क्या ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। तो भाई आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मौजूद है और अगर हमें उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, मैं फ्रिज में जाके बर्फ निकालूं, बर्फ क्या है हमारे पास, सॉलिड है, और उस बर्फ को उठा के मैं कहां पे रख देता हूं, स्टोव यानी कि चूल्हे पे रख देता हूं। यानी कि अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड करता हूं तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी बाय इंक्रीज ऑफ हीट। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं, सही। अब इस वजह से हमारे पास होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से हटके वो किस स्टेट के अंदर आ जाते हैं हमारे पास, सही है, वो सॉलिड स्टेट से हटके किस स्टेट में आ जाते हैं हमारे पास, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, सही है। अच्छा, अब आजिद ने यहाँ पे कहा कि सर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो सकती है, सही। तो अगर मैं बर्फ़ को निकाल के ऐसे ही बस बाहर रख देता हूँ, ठीक है, कोई हीट प्रोवाइड नहीं करता, तो वो बर्फ़ फिर भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, सही। क्यों, क्योंकि वो उस दौरान एनवायरनमेंट से हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तभी वो लिक्विड से क्या नाम है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, सही है। अब उसको मैं अगर चूल्हे पे रख दूं तो वो मैं खुद से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो तब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। या फिर अगर मैं उसको ऐसे ही बाहर निकाल के रख देता हूं तो वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो हीट एनर्जी है उसको वो क्या करेगी, गेन करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, सही। अब इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल लें, सही, तो वो हमारे पास भाई अगर हम आयरन ले लेते हैं, आयरन यानी कि लोहा, सही। तो अब आयरन जो होता है, सही, वो तो कितना सॉलिड होता है, सही। लेकिन अगर हम उसको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, सही, अराउंड 1000 सेल्सियस अगर हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें
तो वो क्या होगा, सही, वो भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो हर सॉलिड सब्सटेंस की यही नेचर होती है कि अगर उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स जो टाइटली पैक्ड थे, सही, वो लूजली बॉन्ड होकर दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या हो, सही, कि भाई हम अगर क्या नाम है, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही फार अवे होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि भाई इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, कम होती हैं। सही, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फार अवे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टेट है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। अब सर लिक्विड से गैस में जाने के लिए भी क्या हम हीट ही प्रोवाइड करेंगे, तो भाई इसका आंसर है हाँ। ठीक है, हम अगर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, भाई हीट ही प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी भी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर हम, सही, अगर हम जो है वो किसी क्या नाम है, कंटेनर में क्या नाम है, पानी भर देते हैं और पानी भर के हम उसको चूल्हे पे रख देते हैं, उसको नीचे से जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो भाई उसमें जो भरा हुआ पानी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड वेपर्स जो है वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, गैस फॉर्म के अंदर होते हैं। सही है, और ये अच्छी एग्जाम्पल है, एवोपरेशन में भी हमारे पास यही होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही फार अवे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। और जब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो फिर वो हमारे पास लिक्विड स्टेट से किस में चले जाते हैं, भाई गैस के स्टेट के अंदर चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है वो इनके फंडामेंटल जो हमारी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सही है, उसके अंदर हम मूव कर सकते हैं। सही है, और अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं गैस का भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता हूँ, सही, अब गैस को भी अगर मैं हीट प्रोवाइड करूँ और इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दूँ, सही है, जैसे कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड हो गया, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस हो गया। अब अगर मैं गैस का टेम्परेचर भी जो है वो क्या कर दूं भाई, बढ़ा दूं, तो भाई इससे क्या होगा, फिर हमें जो स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी भाई, वो होगी हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर फिर हमें मिलेगी वो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होगी और वो होगी हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर हमारे पास फिर होगा क्या, होगा ये कि भाई अब मॉलिक्यूल्स तो जो हैं वो जितने दूर हो सकते थे हो गए। अब अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो अब मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जो एटम्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। और एटम्स के अंदर क्या होता है भाई, एटम्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और उन सब में बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो शामत किसकी आएगी भाई, इलेक्ट्रॉन की शामत आएगी। तो इसके अंदर होगा क्या भाई, फॉर सपोज कि भाई हमारे पास ये एटम है, सही है, और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, सही है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, फॉर सपोज इस एटम की बात कर रहा हूँ और मैं इसको जब हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रहा है, तो होगा क्या कि भाई जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, सही है, तो हीट प्रोवाइड करने से होगा क्या कि ये हीट जो है ये गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन हीट गेन करता है तो सबको पता है कि वो जम करके ऊपर की तरफ जाता है, सही है। अब चूंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ये एटम से ही बाहर आ जाएगा, सही है। तो इससे होगा क्या कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा, तो पीछे जो एटम बचा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। अब आप ये सपोज करें कि भाई हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रल एटम्स जो है वो मौजूद हैं और वो गैस है, ठीक है। हम उसको अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि फॉर सपोज अगर उसके अंदर 10 एटम मौजूद हैं तो 10 में से हम सपोज करते हैं कि भाई जो 7 एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होके बाहर आ जाएंगे, बाकी 3 क्या रह जाएंगे, सही। जरूरी थोड़ी कि सबके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएं, सही। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारे पास ये जो प्लाज्मा जो स्टेट है इसके अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, सही, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हमारे पास क्या नाम है, पॉजिटिव आयंस भी हमारे पास मौजूद होंगे, सही। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वो एटम्स भी मौजूद होंगे जो कि आयोनाइज नहीं हुए, सही है। यानी कि कुछ एटम्स तो इस तरीके से आयोनाइज हो जाएंगे, सही, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद रहेंगे।
तो कोई भी मैटर की ऐसी स्टेट हो कि जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल एटम अगर एक ही वक्त में एक ही जगह पे जमा हो जाएं तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा की स्टेट कहते हैं। सही, तो ये हमारे पास प्लाज्मा कहलाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, प्लाज्मा के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स जो कि नहीं टूटे, सही, न्यूट्रल एटम्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अगर एक ही जगह पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल जब जमा हो जाए तो फिर वो स्टेट हमारे पास क्या कहलाती है, वो स्टेट हमारे पास प्लाज्मा की स्टेट कहलाती है। तो भाई बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, सॉलिड को हीट दी तो लिक्विड, लिक्विड को हीट दी तो गैस, गैस को हीट दी तो प्लाज्मा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब अगर हम यही चेन उल्टी कर देते हैं, सही, यानी कि अगर हम प्लाज्मा को ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो हम किस में आ जाएंगे, गैस में आ जाएंगे। सही है, प्लाज्मा को अगर हम ठंडा करें, सही है, तो क्या होगा कि भाई हम जो है वो गैस में आ जाएंगे। सही है, गैस को ठंडा करें, सही है, तो हम किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। सही है, और अगर हम लिक्विड को ठंडा करें तो हम किस में आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएंगे। सही है, और अगर हम यहाँ पे, सही, सॉलिड को मज़ीद ठंडा कर दें, सही भाई, एक तो होता है ना, हमने पानी यानी कि लिक्विड जो है पानी फ्रिज में रखा, वो जम गया, सही है, आपने एक टेम्परेचर तक उसको ठंडा किया, तो ठंडा करने पे क्या हुआ कि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं सॉलिड को और ज़्यादा ठंडा करता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा करता हूँ, सही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर पे लेके जाता हूँ, तो फिर ये सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है, यानी कि अगर मैं सॉलिड को और भी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे लेकर जाता हूं, यानी कि -200 से भी नीचे ले जाता हूं, तो अगर मैं इतने कम टेम्परेचर पे अगर मैं इसको ले जाता हूं तो फिर ये सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेरी गुड जुनैद, सही, फिर ये सॉलिड स्टेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, BEC, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में ऐसा होगा क्या, सही, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होगा ये कि भाई अगर आप थोड़ा गौर करें कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, जब उसको आप ठंडा करोगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। सही, जब आप क्या नाम है, लिक्विड को ठंडा करोगे तो मॉलिक्यूल्स और करीब आ जाएंगे। सही, और जब आप सॉलिड को और ठंडा करोगे तो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, यानी कि जब आप इतना कम टेम्परेचर कर दोगे कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी शदीद हद तक बढ़ जाएंगी तो तमाम एटम्स जो हैं वो क्या कर देंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो जब हमारे पास एटम्स इस तरीके से ओवरलैप कर जाएं तो फिर ये जो स्टेट हमारे पास कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास BEC, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट का लफ्ज उसी वक्त यूज किया जाता है जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, सही है, तो उस वक्त लफ्ज हम कंडेंसेट का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इसलिए यहाँ पे कंडेंसेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा करीब आ गए कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, और जब मॉलिक्यूल्स ओवरलैप, एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, एनीवन, भाई इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन कि भाई प्लाज्मा क्या होता है, गैस क्या होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड BEC, एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। हाँ भाई, एनीवन, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके भाई। तो अब हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देख लेते हैं, सही है, कि भाई हमारे पास सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर क्या क्या जो है वो डेमोन्स्ट्रेशंस जो है वो मौजूद होती हैं। सही है, इसको एक मिनट मिटा देता हूँ। ओके, तो भाई ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हो, सही है, किसकी है भाई, गैस की है। तो गैस के अंदर हमने क्या देखा भाई, गैस के अंदर हमने ये देखा, सही, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, सही, और फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टेट है वो गैस की स्टेट होती है, सही है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी कम होती हैं और मॉलिक्यूल्स फार अवे होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, सही है, मूविंग स्टेट के अंदर तो होते हैं लेकिन करीब करीब होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा करीब नहीं होते कि ये सॉलिड बन जाएं, या फिर इतने ज़्यादा दूर नहीं होते कि ये जो है वो गैस बन जाएं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं।
और फिर इसके बाद अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड हुए हुए होते हैं, सही है। कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि बिल्कुल ही आपस में इनको जोड़ के रखा हुआ होता है, सही है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही स्टैटिक नहीं होते, ये अंदर ही अंदर इस तरीके से वाइब्रेशनल मोशन जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कभी भी एक जगह पर रुक के नहीं बैठते, हमेशा उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहती है। अगर वो हिल नहीं सकते तो वो सिर्फ जो है वो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करके भी जो है वो अपनी जो एनर्जी उसको यूज़ करते रहते हैं, सही है। और फिर इसके बाद अगर हम प्लाज्मा स्टेट में जाते हैं तो भी प्लाज्मा में आप क्या देखते हो कि अगर हम गैस को और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये जो स्टेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, सही है। तो अगर हमारे पास कोई गैस है और गैस को अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये गैस जो है वो उस टेम्परेचर को गेन करके किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है वो बात यहाँ पे।